आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आपका जब से आना हुआ, खुशनुमा आशियाना हुआ, उनकी बातें गजल हो गईं, अपना दिल शायराना हुआ। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों के। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम में मुलाकात एक ऐसी आवाज से जिसकी महक गजलों और फिल्मी गीतों तक पहुंची। जिंदगी जब भी तेरी बाजों में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हमारे सामने मौसीकी का एक ऐसा सितारा है जिसकी रेशमी और मखमली आवाज का जादू हम सब पर छाता है। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी। गजल गायकी का वो सितारा जिनकी आमद फूलों सी है, जिनकी बात खुशबू सी है, और ये मुलाकात बाहर की रुत जैसी है। फिर छिड़ी रात बात फूलों के। खुशकिस्मती है हमारी कि हम उनके सामने हैं। वो हैं मशहूर गजल गायक तलत अजीज। आपसे गुफ्तगू की है आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह ने। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई कहानी याद आए। तलत अजीज साहब, विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। शुक्रिया ममता जी, मुझे भी बेहद खुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। आपने मेरी बड़ी ज़्यादा तारीफ के पुल बांध दी, लेकिन चलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे जो फैंस हैं जी, और मेरे जो सुनने वाले हैं और मेरे चाहने वाले हैं, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि आज तक हम उनके दिलों में और उनके जहनों में जिंदा हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी गजलों के साथ हमेशा रहेंगे हमारे साथ। एक अदाकार, गजल गायक और क्रिकेटर भी। कहाँ से शुरू करें? आपके बचपन से शुरू करते हैं। चलिए बचपन की यादों में गोते लगाइए और बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि बचपन कैसा था और आप कैसे थे बचपन में, शरारती या किस तरह से? नहीं, बिल्कुल शरारती नहीं था मैं, बहुत ही खामोश तबीयत का था। इतना खामोश था कि मेरी वालदा कहती थी कि भाई तुम जाओ, कूदो, खेलो, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ। मैं ज़्यादातर किताबें पढ़ता था। मैं घर का जो माहौल था, वो हमारे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनको बड़ा फ़नून लतीफ़ा, आप समझते हैं ना, फाइन आर्ट्स का बड़ा शौक था, और म्यूज़िक का, खुसूसन गज़लियात का। और मेरी वालदा जो थी वो खुद एक राइटर थी, अफसाना निगार थी, और कभी कभी शायरी भी कर लेती थी थोड़ा बहुत। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, बहुत अरसा पहले की बात है कि हमारे घर पे एवरी सैटरडे, हफ्ता जो कहते हैं हम जी, और एक महफिल मुनक्कद हो जाती थी ऐसे ही। मतलब ये नहीं कि किसी को दावत दी गई, क्योंकि वो दौर था अलग, सब लोग आराम से। आज के टाइम पर अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ कि वो क्या दौर था, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स्ड 60s की बात कर रहा हूँ। कहे होते होंगे, ठहाके होते होंगे। जी जी, मतलब ये है कि अपना काम वाम किया और फिर घर आए, और फिर न टेलीविजन है था, रेडियो के अलावा कुछ नहीं था जब, और फिर महफिलें होती थी, बातें होती थी, बैठते थे आपस में। ये उन्होंने शुरू किया कि भाई चलो हर शनिचर को हमारे घर पे एक महफिल होनी। महफिल मतलब उसमें शायर भी आ जाते थे, गवैये भी आ जाते थे, मज़ाहिया फनकार भी आ जाते थे, और फिर और सब ऐसी, वो हमारे कहते हैं ना, चांदनी के पार्ट बिछते थे, शीट्स गौतकी लग जाते थे, और फिर साहब महफिल शुरू हो जाती थी 9 साढ़े 9 बजे। ये माहौल मैंने देखा है 6-7 साल की उम्र से। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि लोग गज़लियात गाते थे, शायर अपनी गज़ल पढ़ते थे, और कोई अपना मज़ाहिया कलाम, और उस ज़माने में एक से एक उम्दा फनकार था। तो मेरा ख्याल ये जो माहौल मैंने देखा, जज्ब किया समझिए, तो इसलिए मुझे रुझान गज़ल की तरफ हुआ। हालांकि कोई इरादा नहीं था मेरा जब, या मैं बहुत छोटा था कि मैं इसको एक पेशा बना लूँ या प्रोफेशनल बन जाऊँ। ये तो एक शौकिया था,
मेरे खानदान में मेरे सिवा कोई गायक भी नहीं, कोई आर्टिस्ट भी नहीं है। सिर्फ मेरी वालदा राइटर थी, इसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या वो अंदर बीज मेरे रूह में आ गया, गायकी का, मौसीकी का, गजलियात का खुसूसन। और हालांकि मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह जो थी वो रेगुलर स्कूल जाते थे हम, पब्लिक स्कूल, सेंट जॉर्जेस ग्रामर, इंग्लिश मीडियम वगैरह। और आपने कहा क्रिकेट, हाँ क्रिकेट भी खेलते थे हम, अच्छे खासे क्रिकेटर थे उस जमाने के। स्कूल, हाई स्कूल, काफी हद तक हम उस पर मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि वो बीता हुआ जमाना है। बचपन और हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे, महफिल हो रही है, मेरे पास तस्वीर भी है, 7 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में मैं बैठा हूँ, तो वो रट के सिखा देते थे कि हाँ बेटा ये चलो, ये जो आर्टिस्ट होते थे, हकीम रागी साहब, विठल राव, अभी इंतकाल हो गया सबका, कि भाई ये भी गाओ, ये हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। फिर मुझे कुछ पता नहीं था, मैं रटा हुआ गाता था। अच्छा। तो आवाज अच्छी थी तो बोलते ये बच्चा देखो अच्छा है, इसमें है कुछ। तो वालिद ने कहा कि चलो बेटे एक काम करो, एक उस्ताद रखते हैं, इसका ये फन अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो, जरूरी है। तो उन्होंने उस्ताद रखा, समद खान साहब और उस्ताद सुभान खान साहब, ये तबले पर थे और वो गायकी सिखाते थे। समद खान साहब, उनका ताल्लुक था किराने घराने से, और वो आते थे और हफ्ते में 3-4 दिन क्लासेस के बाद, स्कूल के बाद, जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी, वो बेसिक तालीम, तानपुरा वगैरह। उस जमाने में तानपुरे का जमाना था। जी। मीरज के तानपुरे मशहूर थे, तो वो बहुत बड़ा तानपुरा हमने मंगाया था। आजकल बहुत कम लोग जानते हैं कि तानपुरे के 4 तार होते हैं जी, लेकिन वो 4 तार को जो ट्यून करना होता है ना, वो भी सिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वो भी सीखना पड़ता है। तो वो भी उन्होंने सिखाया कि देखो बेटे ये है सा के 2 तार हैं और ये पंचम, और इसको कैसे ट्यून करना है, सा मा सा पा जो भी है जी, और तानपुरा रख के कैसे रियाज किया जाता है। तो बाकायदा, तो ये एक बेसिक तालीम, ये नहीं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसका एक प्रोफेशनल बन जाऊंगा। एक शौक था, सीखता था। और रेडियो सुनते थे हम, आपके विविध भारती के पर प्रोग्राम आते थे जी। मुझे याद है 2 बजे दोपहर के बाद गजलियात का एक प्रोग्राम आता था, रंग तरंग, मेरा ख्याल लेट 60s अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ जी, जिसमें मुझे याद है एक बार बेगम अख्तर साहिबा की रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बजाई उन्होंने, जिसमें खयाम साहब ने अपनी मौसीकी तरतीब दी थी। आपके रिकॉर्ड्स में होने चाहिए स्टूडियो जी, बिल्कुल, हमारे पास बहुत ये पहली बार बेगम साहिबा ने किसी और की कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड की। खयाम साहब तो काफी यंग थे जब उस जमाने में जी, हाँ। और बेगम साहिबा मेरे ख्याल कुछ 60 की थी जब अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने कहा ये कि पहली बार मैं किसी और की खयाम की कॉम्पोजिशन गा रही हूँ जी, और रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से रिकॉर्डिंग या कॉम्पोजिशन बनाई है, मेरी आवाज फिर से जवान हो गई। क्या बात है। ये उन्होंने कहा है माइक पर जी। खयाम साहब ने खुद मुझे बताया। मकसद कहने का ये है कि मैं सुनता था, रेडियो था, उससे पहले तो वो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स थे, एलपी भी बाद में, उससे पहले तो 78 पत्थर के रिकॉर्ड। मुझे याद है कि वो मेरे वाले साहब एक दिन ऑफिस से आए, HMV का एक वो प्लेयर था, 78 RPM प्लेयर जी, और उन्होंने एक रिकॉर्ड लगाया जिसमें ये मन्ना दा का गाना था, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो सुना के कहने लगे बेटा देखो, अगर गाना सीखना है तो ऐसा गाना चाहिए तुम्हें, तो फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम गा सकते हो जी। तो ये सारी यादें आप ताज़ा कर रही हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हैं जहन में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ आप गुनगुना कर सुनाएं हमें, हमारे श्रोताओं को। आप अपनी पसंद की कोई गज़ल या फिर कोई गीत। देखिए, मैं अपनी कोई चीज़ सुनाऊं तो जो मशहूर है, जो मशहूर मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन जो लोगों को फौरन उनके जहन में आती है, वो है उमराव जान की गज़ल। उमराव जान फिल्म में मैंने जो खयाम साहब की मौसीकी में जो मैंने गाई थी 81 में, और जिंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है हमें जी, वो काफ़ी क्या, वो तो एक क्लासिक बन चुकी है वो, और बाजार। तो चलिए मैं उसकी एक आध शेर सुना देता हूँ जी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। सुर्ख फूलों से महक उठती है
दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें जी। इसका जो किस्सा बताऊं आपको, ये गजल कैसे मुझे मिली गाने के लिए। मैं 78 में आया था जी, यहाँ पर बम्बई था उस जमाने में, और एक प्राइवेट महफिल में मैं गा रहा था। तो वहाँ पर खयाम साहब, मिसेस खयाम, मिसेस मदन मोहन, सुरैया जी और 2-3 कुछ लोग बैठे थे, वो सुन रहे थे मुझे जी। तो वहाँ पर खयाम साहब ने मुझसे कहा कि बेटे तुम अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मैं मौका जब मिलेगा ना तो मैं ज़रूर ब्रेक दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं जी भूल गया, फिर मैं चला गया वापस। और जब लौटा फिर आकर जब सेटल हो गया मैं, मेरा पहला एल्बम आया 79 में रिकॉर्ड किया, 80 में जो जगजीत सिंह साहब ने जी कंपोज किया था, जगजीत सिंह प्रेजेंट्स जी। उसका भी किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल अब चूंकि ये गाया मैं जी, तो मशहूर हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, उसका लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड निकला। फिर खयाम साहब की तरफ से मुझे पैगाम आया कि आओ एक रिकॉर्डिंग करनी है जी। तो मैं गया, यहाँ जू पर आ गए थे वो जब, तो ये गज़ल के रिहर्सल 15 दिन करवाई उन्होंने। मतलब वो मुझे याद है, उनके म्यूजिक रूम में उनका जो एक कमरा था जहाँ पर वो बैठकर हारमोनियम खोलकर रिहर्सल करवाते थे। और मुज़फ़्फ़र अली साहब जो डायरेक्टर थे वो वहाँ पर दरवाजे पे खड़े होते थे, और वो अंदर नहीं आते थे, वहीं दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर सुनते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब ये गज़ल है, एक ही गज़ल है इस फिल्म में जो मेल गज़ल है, मतलब मेल वॉइस में, बाकी की सारी आशा जी ने गाया है। तो उन्होंने खास तौर पर उन्होंने कहा मुझसे, ये गज़ल उन्होंने ये शामिल करवाई फिल्म में। उन्होंने कहा कि भाई सारी की सारी अगर फीमेल ही रहें तो फारूक शेख साहब जो किरदार प्ले कर रहे हैं नवाब साहब का, तो उनके लिए भी तो कुछ दीजिएगा, ताकि जो उमराव जान है वो नवाब साहब पर फिदा क्यों होंगी, वो भी शायर हैं। तो ये गज़ल शहरियार साहब की ये रिकॉर्ड करवाई, और मैंने रिकॉर्ड की। उस ज़माने में तो मोनो रिकॉर्डिंग होती थी और म्यूजिशियंस वगैरह सब साथ में रिकॉर्ड करते थे ना, स्पूल पर जी कर दी। और उसके बाद फिर वो आज देखिए वो क्लासिक हो गई। विविध भारती पर तलत अजीज।
ये आपने खयाम साहब से जुड़ी हुई यादें हमारे साथ बांटी और बतौर मौसीकार खयाम साहब, ये आपने बताया निजी तौर पर आपसे किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह की वाबस्तगी उनसे रही आप? खयाम साहब से आज भी है, मुझे अपना बेटा मानते हैं, वो यही घर के मेरे पास रहते हैं। बातें भी होती हैं आपसे? मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार उनके घर जाता हूँ जी, दोपहर के टाइम पर, और ये तय है वो और भाभी के साथ मैं लंच करता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हाँ, उमूमन जुमे को जाता हूँ क्योंकि जुमे उनके घर के बगल में एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, और वो कहते हैं कि भाई जब मैं अज़ान जब आती है तो मुझे ये इत्तला हो जाती है कि तुम आने वाले हो। मैंने कहा खयाम साहब क्या बात है। तो फिर वो जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ भाभी से वो, और फिर वो खाना वाना जो है कि एक नौकरानी है वो बहुत अच्छी पुरानी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरे लिए खास तौर पर वो कुछ बनाते हैं डिश। मैं कहता हूँ खयाम साहब ये सब क्यों बना रहे हैं, 2-3 चीजें बस काफी हैं। नहीं तुम खाओ, ये लो, और थोड़ा लो, बहुत ज्यादा। क्या है आपकी पसंद का खाना? नहीं, उनका जो बहुत ही लाइट खाना होता है जी, लेकिन वो तो बस एक नाश्ता बकदरे बादाम खाते हैं जी। मतलब एक चपाती भी मुश्किल से खाएंगे तो खत्म भी नहीं करेंगे, और मुझे कहते हैं अच्छा और लो यार, और 2 चपाती लो। मैंने कहा खयाम साहब खा चुका हूँ मैं, पेट भर गया। तो मेरा मकसद ये कहने का कि आज भी मैं उनके साथ काफी करीब हूँ, और मेरी वाइफ को भी वो बहू रानी कहते हैं जी, प्यार से दोनों, तो रिश्ता आज भी है। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। हसीन छाँव में है बसेरा।
राह में थी छवि तुम्हारी, थी मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन, थी मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे होठों पे नाम मेरा, तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। उठे जहां भी नजर तुम्हारी, हो जिंदगी का वही सवेरा, हो जिंदगी का वही सवेरा, हो जिंदगी का वही सवेरा। तलत अजीज साहब, हमें बताइए, आपने जिक्र किया था जगजीत सिंह साहब का, और वो एक ऐसे फनकार हैं, हम सबके चहेते हैं, आपके चहेते। उनसे पहली मुलाकात किस तरह से हुई थी, और उन्होंने पहला एल्बम पेश किया था जिसमें मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले मुलाकात और एल्बम के बारे में बताइए। जगजीत सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई 1975 में। ये हैदराबाद आए थे, ये और चित्रा जी, उनका एक प्रोग्राम था। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब उनका लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड जो है ना, अनफॉरगेटेबल्स, रिलीज नहीं हुआ था जी। उनके सिर्फ 2 EP आए थे। अब EP आजकल के जमाने में समझाना मुश्किल है, वो छोटे रिकॉर्ड्स 33 1/3 RPM पे जो चलते थे, 2 हमारे बहुत सारे श्रोता जानते हैं EP, अच्छा, क्योंकि हम नहीं। तो उनका शो था रविंद्र भारती में, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरे वालिद साहब सारे हैदराबाद में, वो अजीम खान साहब सब जानते थे भाई, ये बड़े वो पेट्रन भी थे। तो जो ऑर्गेनाइजर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कहा कि अजीम भाई आप आइए ना, दोपहर में रिहर्सल वगैरह है और शाम में प्रोग्राम में, तो आपको आना ही है। तो मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, और मुझे याद है दोपहर के टाइम पे वो रिहर्सल कर रहे थे स्टेज पर, और आयल में मैं और मेरे वालिद साहब जा रहे थे। ऑर्गेनाइजर जो जगजीत सिंह साहब वो उतर कर आए, तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भाई जगजीत भाई, ये अजीम भाई हमारे और इनका लड़का तलत। तो मिले और उन्होंने कहा कि ये भी गाता है। वो मजाहिया तौर पे बोले, अच्छा तुम गाते हो, तो एक काम करो ना, आज शाम में मेरे साथ गा लो, स्टेज पर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको गाना सुनाऊंगा मैं, कल आप आइए, कल आप हमारे घर पर खाने पर क्यों नहीं आते? तो कहने लगे नहीं भाई, हमारी शाम की ट्रेन है कल रात में, वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है, तो दोपहर में आ जाइए, लंच कीजिएगा। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई आ जाइए, लंच करें हमारे घर पे। तो तय हो गया, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया। जो भी दूसरे दिन लंच पर आए वो, तो हमारे घर पे ही हमारी वालदा थी वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ मेहमान थे। तो मैंने कहा अब आपको मैं अपना गाना सुनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बेसिक सुनाऊंगा। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा हारमोनियम था, वो लेकर बैठ गया मैं, और एक घर में जो माइक्रोफोन होता ना, माइक्रोफोन भी था। तो अब ये मसला उठा कि मैं हारमोनियम लेके बैठा हूँ, ये मेरे साथ बैठे हैं साइड में जगजीत साहब, और तो माइक्रोफोन का स्टैंड नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा अभी क्या करें, चलिए यहाँ रख देते। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करना यार, मैं पकड़ के बैठ जाता हूँ तो और तू गा जी। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो बैठे मेरे साथ और हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए जी। काश की वो तस्वीरें मेरे पास आज होती, और मैं आंख बंद करके मेहदी हसन साहब की गजलियात गा रहा हूँ, क्योंकि मेहदी हसन के वहाँ बड़ा शैदाई था उनके, मैंने रिकॉर्डिंग्स रेडियो पर सुनी थी जी, और कैसेट्स भी मेरे पास आ गए थे उस जमाने में, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स। मेहदी हसन साहब आए नहीं थे जब। एनीवे, गाए जा रहा हूँ, अचानक मेरी जब आंख खुली तो मेरी वालदा सामने नजर आई। तो वो इशारा कर रही थी कि क्या कर रहे हो, बस करो, कब तक वो माइक पकड़े रहेंगे तुम्हारे तो ये फिर उन्होंने कहा कि भाई सुनो, तुमको अगर कुछ करना है तो बम्बई आओ और वहां पर आकर मुझसे मिलो, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने ठीक है चलिए। एनीवे, सारी बातें अभी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं वो चले गए, मैं अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, उसके बाद 77 में लौटा। तो फिर मैं अपने पैसों से मैं आकर यहाँ पर सेटल हुआ, और सब म्यूजिक डायरेक्टर जितने भी उस जमाने के थे, शंकर जी, जयदेव साहब, रविंद्र जैन साहब, 76 की बात कर रहा हूँ, 76 77, राजेश रोशन साहब के साथ भी, वो तो बात की बात है, 89 की बात है। मतलब वो सर्कल के भाई चलो ब्रेक दे दे कोई। फिर उस जमाने में HMV रिकॉर्डिंग कंपनी थी, सिर्फ कोई और कंपनी नहीं थी। तो वहां पर हम ये ख्वाहिश के साथ या ये तलब के साथ जाते थे कि हमें कोई सुन ले और रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि उस जमाने में रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी बात थी। HMV में तो 1 साल चक्रे काट के मतलब घुटने घिस गए।
जी, लेकिन पहला एल्बम ही बहुत मशहूर हुआ था और उस एल्बम की जो पहली गज़ल थी, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, मेरी भी पसंदीदा गज़ल है और मुझे लगता है आपके बहुत सारे चाहने वालों की पसंदीदा गज़ल है। वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई वो तो बता दूं आपको? जी, बिल्कुल। जी, जी, बताइए। अब ये बात हुई कि मैं लंबी कहानी शॉर्ट करता हूँ कि 1.5 साल 2 साल हो गए। जी। HMV में कोई ऑडिशन नहीं हुआ भी तो कुछ हुआ नहीं। तो हुआ ये कि मैं आरोही एक प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन पे। जी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जब। जी, बिल्कुल। JB देसाई उसके प्रोड्यूसर थे। तो वहां पर एक हमारे इकबाल भाई सारंगी बजाते थे, वो मुझे ले गए और उन्होंने JB देसाई साहब से कहा कि वैसे इनकी रिकॉर्डिंग करो आप। उन्होंने कहा चलो करते हैं। मैंने 3-4 गजलियात गाई लाइव और वो टेलीकास्ट हो गया, वो जो भी उस जमाने में 4 घंटे के टेलीकास्ट होता था, 4 घंटे का। उसके बाद मुझे एक कॉल आया चंद हफ्तों के बाद। एक कंपनी थी पॉलीडोर इंडिया, मैं भी नहीं जानता था। परवेज गुल साहब मुझे याद है नाम। उन्होंने फोन किया जहां मैं रहता था पेइंग गेस्ट, कि भाई मैं परवेज गुल बोल रहा हूँ और पॉलीडोर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आप जरा हमारे ऑफिस क्यों नहीं आते, आपसे हम बात करना चाहते हैं कुछ। मैंने कहा जरूर आते हैं, मैं तो वैसे ही बेकार पड़ा हूँ। चला गया मैं। तो फिर वहाँ गया तो वहाँ मिस्टर AV लूथर थे और 2-3 परवेज गुल साहब थे। कहने लगे कि हमारी कंपनी अभी 1-1.5 साल हो चुका है, हम नए आर्टिस्टों को साइन कर रहे हैं, तो हम आपको साइन करना चाहते हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में और एक एल्बम बनाना चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा नेकी और पूछ चलिए, कहाँ दस्तखत कहाँ करनी है, क्योंकि हम नए थे। हमने कर दिया साइन। तो बोले चलिए रिकॉर्डिंग फीस करिए, अब आप तैयार हो जाइए। तो वहां से मैंने जगजीत सिंह साहब को फोन किया ऑफिस से, भाई ऐसा है भाई साहब, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पॉलीडोर इंडिया से और उन्हीं के ऑफिस में बैठा हूँ, क्या आप इसको कंपोज करोगे? तो कहने लगे कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं बोला ऑफिस के स्टर्लिंग सेंटर वर्ली में। एक काम कर, आ जाओ तुम मेरे पास। तो मैं उनके घर चला गया। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कि एक गजल थी जो मैं अक्सर गाया करता था, हैदराबाद के शायर थे सईद शहरी साहब जी, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं जी। तो मैं अपनी धुन में गाता था। मैंने कहा आप बाकी के सारे सिलेक्शन आप और कर लीजिए, लेकिन ये गजल जरूर रखिएगा। जी। धुन ये है, अगर आपको धुन ये नहीं पसंद आती आप अपनी धुन में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन गजल जरूर रखिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 8 गजलियात हुई रिकॉर्डिंग और वो एल्बम का नाम रखा गया जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज जी। और उसका लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बना और वो रिलीज हुआ। उसके बाद आप जानते हैं वो मेरा डेब्यू एल्बम 1980 8 फरवरी को रिलीज हुआ है। जगजीत सिंह साहब की वो सालगिरह थी। वो गजल हम चाहते हैं आप सुनाएं। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम
क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया। क्या मैं कदे खो जाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रहे, नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रहे। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। आज के मेहमान हैं मशहूर गजल गायक तलत अजीज। आपका साथ साथ फूलों का। तलत अजीज साहब मेहदी हसन साहब से भी मौसीकी की तालीम ली, तो वो क्या किस्सा है बताइए, उनसे किस तरह से आपकी मुलाकात हुई? मेहदी हसन साहब का मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ, आप समझते हैं ना गंडा? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये किस्सा ये है, पीछे जाते हैं। 77 में जब मैं कनाडा में था, यहाँ मैं शिफ्ट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली। 76 में बॉम्बे आया था, फिर मैं कनाडा चला गया और कनाडा यूके वगैरह वगैरह होते हुए फिर मैं 77 में लौटा, एंड ऑफ 77। अच्छा, मेहदी साहब का आपको बताऊं कि मैं उनका बड़ा फ़ैन था, सारी दुनिया थी, वो कैसेट्स आते थे, रेडियो पर उनका गज़ल सुनते थे हम, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी कभी भी। कनाडा टोरंटो में मैं था, एक मेरे वालिद साहब के एक मतलब दोस्त नहीं कहूँगा, जूनियर थे काफ़ी उनसे, उनका भी नाम अजीम भाई था। वो एक दिन आए मेरे पास जब मैं ठहरा हुआ था मेरी खाला के घर, तो कहने लगे चलो मेरे साथ चलो। मैं लगा चलिए, कहाँ चलना है? बोले सवाल मत करो, बैठ जाओ गाड़ी में। तो मैंने कहा भाई ये सस्पेंस क्या है, ये आखिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे, बताओ तो सही। बोले कुछ नहीं, बस खामोशी से गाड़ी में बैठो, मैं ले जा रहा हूँ कहीं। तो मैं बैठ गया, चले गए हम, किसी के घर गए हम, वहाँ गाड़ी रुकी, और वो आप जानते हैं उनके जो घर होते हैं उनमें नीचे बेसमेंट्स होते हैं जी। और बेसमेंट्स भी वो ऐसे करते हैं, कुछ लोग फिनिश बेसमेंट्स करते हैं, जैसे कि अलग सा एक पूरा ड्राइंग रूम बन जाता नीचे, मतलब कारपेट, सोफे, ये वो सब कुछ रहता है। तो मैं जब नीचे गया तो मुझे याद है मैं टी शर्ट और जीन्स पहन के चला गया था। तो गया तो मैं देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है ऐसे साइड में कारपेट में, और एक ज़ईफ औरत के साथ वो सामने बैठे, पानदान होता ना, पान, जी हाँ, पानदान सामने रखा हुआ है, और वो सरोते से सुपारी काट रहे हैं, पान बना रहे हैं, और कुछ 3-4 लोग इधर बैठे हैं उधर बैठे। तो मैंने देखा तो वो हाई कॉलर का एक कुर्ता काम किया हुआ, तो मैंने जब मैं जैसे सीढ़ियाँ उतरा और बेसमेंट वहाँ सामने नजर आया मुझे, सडनली मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैंने तस्वीर देखी थी उनकी जी। तो ये तो मेहदी हसन है। तो मैं जाके चुप के बैठ गया उधर, मैं एकदम। तो फिर अजीम साहब बोले कि खां साहब ये हमारा लड़का है अजीम तलत, हैदराबाद का, और ये भी गाता है और आप इसको ज़रूर सुनिए। तो उन्होंने ऐसे मुझे देखा
और बोले हाँ सुनाओ जी। और फिर अपना सरोते की काटने लगे सुपारी। जी। अब मैंने इनसे कहा, अजीम भाई से मैंने कहा, अजीम भाई क्या कर रहे हो भाई, इनके सामने क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, इनके सामने क्यों गाऊँ मैं, कैसे गाऊंगा मैं तो बहुत ही, बोले नहीं गाओ। तो फिर वो पीर बख्श साहब जो थे उनके साथ तबला जो बजाते थे और वो भी बैठे थे, तो बोले अच्छा अब यहाँ गाओ ना, और वो हारमोनियम रखा है, मैं तुम्हारे साथ तबला बजा देता हूँ। अब देखिए ये 77 की बात है। तो मैंने बस झिझकते मैंने कुछ हारमोनियम खोला और कुछ गाया, गा के खत्म कर दिया और बैठ गया। तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं, बस हो गई बात खत्म। शाम में चला गया। फिर 2-3 बाद एक प्राइवेट महफिल थी इनकी, मेहदी हसन साहब की, वहाँ पर मैं भी था मौजूद। कुछ बहुत ही कम लोग थे, खास 40-50 आदमी, मैं सामने बैठा था और पहली बार उनको मैंने प्रोग्राम में लाइव सुना, सामने ऐसे बिल्कुल सामने, अलग ही एक्सपीरियंस था। जब ब्रेक लिया उन्होंने तो वो मुझे अंदर से किसी ने पैगाम दिया कि भाई वो मेहदी हसन साहब तुम्हें याद कर रहे हैं अंदर, वो कहीं कमरे में बैठे थे। तो मैं चला गया अंदर, तो बोले आओ बैठो मेरे साथ। बोले सुनो तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम में सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कुछ और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और तराशना है तुम्हारी आवाज़ को, तो तुम एक काम करो, मेरे से गंढा बांध लो। जी। बात ये हुई थी कि आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं ऑलरेडी फैयाज अहमद खान साहब जो किराना के हैं, समर खान साहब की मतलब रिश्तेदारी थे मुंबई में, आप गंडा बांध चुके, उनसे गंडा बांध चुका था मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं खान साहब का गंडा बंद शागिर्द हूँ, फैयाज अहमद खान साहब का, तो उनसे मैं इजाज़त ले लेता हूँ वापस जाकर। तो अब तुम वापस चले जाओगे, ठीक है मैं अगले साल आ रहा हूँ इंडिया, तो तुम इजाज़त ले लो। और देखो बात यह है कि तुम अगर मेरे शागिर्द बनोगे, मैं कह रहा हूँ, तो तुम गज़ल गायकी की शागिर्दी करोगे। वो जो क्लासिकल है वो तो मैं भी करता हूँ, क्लासिकल मैं भी जानता हूँ, वो एक्चुअली वो क्लासिकल सिंगर थे, ध्रुपद धमार और वगैरह ये जानते थे, कलावंत घराने के। एनीवे, तो ये सब बातें छोड़िए। तो वहाँ पर ये बात रह गई और मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं यूके लंदन गया, वहाँ पर गुलाम अली भाई से मुलाकात हुई, सलामत अली खान साहब, महफिलें हुई काफ़ी, जाकिर भी थे वहाँ पर, जाकिर भाई वगैरह वगैरह। जब मैं लौटा हिंदुस्तान, 77 का साल तकरीबन ख़त्म हो चुका था। फिर 78 में जब मैंने कहा कि मैं आया महफिल के लिए, जहाँ ख़याम साहब ने मुझे सुना और यहाँ मैं सेटल हो गया। अब 78 में मेहदी हसन साहब का टूर, पहली बार वो हिंदुस्तान आए, 78 अक्टूबर की बात है मेरे ख्याल जी। और बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन हुआ उनका। जो लोग जानते हैं और जो याद रखेंगे, वो मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीर आई थी कि मेहदी हसन अराइव्स। एयरपोर्ट पे जो प्लेन से उतर रहे हैं वो तस्वीर छपी थी। और यहाँ पर शोज, दिलीप साहब, लता जी वगैरह वगैरह, बिरला मातोश्री, हाउसफुल, लाठी चार्ज हो रहा है, टिकट्स नहीं है वगैरह वगैरह। तो मतलब एक अजीब सा एक सुपरस्टार स्टेटस था उनका। अब देखिए मैंने कहा अब ये कहाँ इनसे कांटेक्ट करूं मैं, अब कहाँ याद रखेंगे 1 साल पहले की बात। तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब यकीन कीजिए उनका फोन आया, पता नहीं कैसे तलाश किया मेरा नंबर, और मैं जब फोन उठाया तो पीर बख्श साहब थे। बोले भाई मैं पीर बख्श बोल रहा हूँ, तलत मियाँ। तो मैंने कहा अरे कैसे हैं भाई, तुम जानते नहीं हम लाए। मैंने सारी दुनिया जानती है आप लोग आए हुए हैं। तो खान साहब याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तलत कहाँ है, आया क्यों नहीं मिलने के लिए। अभी एक काम कीजिए, ये होटल में है, फलां ये स्वीट में है, आप फौरन आ जाइए, खान साहब बुला रहे हैं। ठीक है, चला गया। मैं गया तो बहुत सारे लोग थे इंतजार में, खान साहब से मिलना है। वो सुपरस्टार थे ना, जैसे कि आज के ज़माने में शाहरुख खान सलमान खान से मिलने जाता, वैसे मेहदी हसन खान जी बिल्कुल उस जमाने में। हाँ, और वो दौर था, दीवानगी का दौर था। मैं चला गया अंदर, मुझे अंदर ले गए, बोले कि भाई तुम्हारे शहर में आए हैं, मैंने तुमसे कहा था, तो तुम फोन भी नहीं कर सकते। मैंने कहा खान साहब आपके अतराफ इर्द गिर्द तो सारी दुनिया पड़ी है और आप इतने मतलब, अब मुझे कहाँ, मैंने सोचा कि आपको कहाँ मैं कैसे फोन करूँ, कहाँ फोन करूँ। बोले नहीं, तो क्या सोचा तुमने शागिर्दी का। अरे मैंने कहा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि गंडे पर गंडा नहीं बांध सकते। बोले ये क्या बात हुई, मैं बात करूंगा उनसे। मैंने कहा आप तुम बात कीजिए जो करना है। नहीं अभी तुम एक बात बताओ कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 2 दिन में ये शागिर्दी की रस्म करनी है जी जी, और तय करो किसी के घर पे, और मैं आ रहा हूँ और गंडा बांध रहा हूँ तुम्हें। लिटरली ये हुआ। तो बाकायदा 2 दिन के बाद किसी के घर पे आए, वो मिठाई वगैरह लेकर और वो धागा लेकर, और जो भी रस्म होती है उन्होंने अदा की, गंडा बांध दिया और मुझे शागिर्द बना लिया। और बोले अब मेरे साथ तुम चलो, जहाँ पर भी मैं अभी जा रहा हूँ प्रोग्राम में, मेरे साथ चलो और बैठे रहो मेरे साथ, दिल्ली, गुजरात, सूरत, भावनगर, जहाँ भी, यहाँ पर भी, तो मेरे साथ स्टेज पर रहो जी जी, गाँव मत, बैठे रहो। शुरू हो गई शागिर्दी। फिर फैयाज अहमद खान साहब मेरे से नाराज हो गए कि भाई तुमने गंडा कैसे मान लिया। तो मैंने कहा भाई आप दोनों जो खान साहब लोग हैं, एक दूसरे से निपटना, मुझे आप कहाँ फंसवा रहे हो। वो एक तरफ से ये कह रहे हैं आपका भी शागिर्द हो, उनका भी शागिर्द हो, उसमें क्या बुराई है।
मुझे तो समझ नहीं आया बात। तो एनीवे ये शुरुआत हुई और फिर मेहदी हसन साहब मेरे उस्ताद हुए, बाकायदा उन्होंने तालीम दी जहाँ जब भी वक्त मिलता था। और एक ऐसा वक्त आया 1986 में जब उन्होंने मेरा एल्बम रिलीज किया बम्बई में, और फिर वो और मैं पूरा अमेरिका का टूर किए, 24 कॉन्सर्ट, मेहदी हसन साहब और मैं। मेरे पास उसकी कटिंग भी है न्यूज़पेपर की, और उसमें पहले मैं गाता था, फिर उसके बाद मेहदी साहब आते थे और फिर वो गाते थे। ऐसे कॉन्सर्ट उनके कभी हुए नहीं, इतने सक्सेसफुल हर एतबार से, प्रोफेशनल तरीके से। तो ये एक दौर था। और जब आखिरी बार भी उन्होंने जब गाया स्ट्रोक से पहले, वो मेरे साथ ही गाया। 2000 में वो आए थे जब उनका वो नी का प्रॉब्लम था, व्हील चेयर पे थे। मेरा प्रोग्राम था तो मैंने उनको कहा कि आप आइए, मेरे मेहमान बनिए। एयरपोर्ट से उनको मैं पिकअप करवाया, वहाँ पर वो आए, सामने बैठे ख़याम साहब भी थे, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब भी थे, और वहाँ बैठ के वो मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि बेटा वो गाओ मेरी गज़ल, वो गाओ। क्या बात है। सता के हमें वो गाओ। तो और उसके बाद मैंने एक हमारे दोस्त के घर पे खाना तय किया था मेरीन ड्राइव पे, क्योंकि वो हम जुहू में रहते थे। तो मैंने कहा आप इतनी दूर कहाँ से आए? तो वहाँ पर दोस्त ने चंद लोगों को दावत दी कि भाई मेहदी हसन आ रहे हैं। तो वो 20-25 आदमी से ज्यादा 50 आदमी आ गए। और जब वहाँ गया मैं खाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने पूरा महफिल का माहौल बना के रखा था, गौतकिया वगैरह वगैरह, साउंड सिस्टम। मैंने कहा भाई ये क्या है? अरे हमने सोचा मेहदी हसन साहब आ रहे हैं इतने सालों के बाद, कुछ तो हम सुनेंगे। मैंने कहा नहीं, वो नहीं गा सकते, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं व्हील चेयर पे। तो वो उनको सोफे बिठा दिया। तो फिर मेहदी साहब ने कहा मुझसे कि एक काम करना तलत, तुम कुछ सुना दो। अरे मैंने कहा अभी क्या सुनाऊं? नहीं अब ये कर रहे हैं ना कुछ, तुम मेरी चीजें तो कुछ सुना दो। तो फिर हारमोनियम गाड़ी में ही था, हारमोनियम, तबला, सारंगी, हमारे म्यूजिशियन साथ थे, सबको उठाया पर बुलाया और मैं बैठ गया। और जब मैंने बाजा हारमोनियम में सुर छेड़ा, तो वो सडनली अचानक मेहदी साहब, वो जो साउंड सिस्टम वाला था, घर का ही था छोटा सा, बोले एक माइक मुझे भी देना। तो मैंने कहा आप गाएंगे? चलिए मैं बजाता हूँ। नहीं बोले तुम मेरे साथ गाओ, मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत जमाने से गाया नहीं। तो अब मैं गा रहा हूँ दिले नादा तुझे हुआ क्या है, और वो मेरे साथ, वो भी अपनी आवाज लगा रहे हैं। क्या बात है। और ऐसे रॉ में पहले थोड़ा सा गर्म होते टाइम लगा उन्हें। गुलाम मुस्तफा खान साहब बैठे थे, अब उनको भी दिखाने, देखिए खान साहब ये बल देखिए, ये जगह देखिए। और फिर मुझसे बोले ये जगह कहो। तो एक अजीब सा एक हो गया। और अचानक ये हो गया कि 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, और उनको डॉक्टर ने मना किया था। तो फिर हमने रोकवा दिया, मैंने कहा अभी नहीं बस। और उसके बाद चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन वो आखिरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहरहाल हम अपने श्रोताओं को यहाँ पर सुनवाते हैं धुन फिल्म से वो भजन जिसमें मेहदी हसन साहब के साथ आपने भी गाया। ठीक है।
विविध भारती पर तलत अजीज। फिर आपने एक फिल्म बनाई थी धुन, उसमें भी गवाया था मेदी साहब को, क्या किस्सा था? फिल्म धुन जो बन रही थी 89 में जी, उसमें मौसीकी जो है लक्ष्मी जी और प्यारे भाई की थी और बख्शी साहब लिरिक राइटर थे। तो उसमें एक भजन था और उसमें वो सिचुएशन ये था कि उस्ताद शागिर्द का वो सीन था। अनुपम खेर साहब उस्ताद और बाप भी हैं कि मैं जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था और वो शुरुआत होती है फिल्म उससे कि दोनों बैठकर गा रहे हैं एक पूरा माहौल, मैं आत्मा तो परमात्मा। एक्टिंग भी की थी ना आपने उसमें? जी हाँ जी हाँ। तो मैंने लक्ष्मी जी को कहा कि भाई मेहदी हसन साहब आए हुए थे जब बॉम्बे में थे 89 में, तो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी, और फिर महेश भट्ट साहब ने भी कहा, भट्ट साहब ने कहा अरे यार मेहदी हसन आए तो एक काम करो, बेस्ट है उनसे गवा लो। लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा कि देखो तलत यार, जरूर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहदी हसन, लेकिन संभालना तुम्हारा काम है, मैं भी मैं क्या संभालूं, बोले तुम उनके शागिर्द हो ना, जो भी है मैं कर दूंगा, रिहर्सल करवा दूंगा, बस बाकी का तुम देख लेना। देख लेना मतलब इन द सेंस कि भाई वो थोड़ा सा वो थे कि भाई मैं ज़ईफ और बड़े मतलब वो सीनियर हैं उनसे मैं कैसे तो वो रिकॉर्डिंग हुई, भजन रिकॉर्ड हुआ महबूब स्टूडियोज में और गाया, और वो आज तक वो पॉपुलर है, वो लोग बहुत काफी याद करते हैं उसको। तो क्या मेहदी हसन के लिए आप कोई गजल, उन्हीं की गाई गजल सुनवाना चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं को? ठीक है, ये मैं मेहदी साहब की बहुत ही मशहूर गजल अहमद फराज साहब की लिखी हुई रंजिश ही सही। ये देखिए पूरी राग यमन कल्याण में इन्होंने गाई है ये पूरी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा आपके सुनने वालों से जी कि मेहदी साहब ने जो सिखाया, उन्होंने क्या कहा कि बाबत कि अगर जो खटका लेना है, अगर उसमें 2 बल हैं, 2.25 या 2.5 नहीं होनी चाहिए। अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ जी। देखिए जैसा कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के, अब ये दुखाने पे जो 2 है जी, दुखाने के लिए आ पे भी पंचम पे 2 खटके हैं जी। लिए देखिए लिए रंजिश ही सही, और सम से सम तक चल रहा है बात जी। और ये आ फिर से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही।
क्या बात है। तो ये जो बातें हैं, उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें लेकिन ये असर करती हैं, कि वजन होता है गायकी में, और फिर अदायगी भी आती है, एक्सप्रेशन भी आता है, और जो भी कहो उसका एक वजन रख कर कहो। तो मैंने ये बात शेयर की, बहुत ही बारीक बात है। मेरे ख्याल आप मेहदी साहब की गाई यही गज़ल गाई हुई आप हमारे सुनने वालों को सुना दीजिए, और फिर हम लौटेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशें सहे, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशें सहे, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे। एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, ऐ राहत जा मुझको रुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही। कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ
कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे पिंगारे मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझको मनाने लिए दोस्तों, ये थी जाने माने गजल गायक तलत अजीज से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये कह रही है तुझे छू के आने वाली हवा। ये दिलचस्प बातचीत यहाँ खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते भी जारी रहेगी ये गुफ्तगू। तो सुनना न भूलिएगा आज के मेहमान। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे और दिवाकर द्विवेदी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। ये बहार कह रही है यही प्यार का समा, मेरी आरज़ू पुकारे ओ मेरे दिलरुबा कहाँ। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान। टारा